जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ AAC 102 यानी एंशियंट हिस्ट्री का 102 का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, और ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये 2022-23 का प्रीवियस ईयर पेपर है। पेपर की टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट तो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू कुषाण पीरियड, यानी 600 BC से कुषाण पीरियड तक का हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर करना होता है स्टूडेंट। तो चलेंगे और देखेंगे इस पेपर में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी हो सके सबसे अच्छी तरीके से। स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको बता देते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे आपको सॉल्व मिल जाता है स्टूडेंट, और डिटेल एनालिसिस मिल जाती है। तो आपके और भी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को के पेपर्स हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख देते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्या विशेषताएं थी? तो पूछा लौह तकनीक का ज्ञान, नॉलेज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, कृषि का विकास, नगरीकरण, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट छठवीं शताब्दी की विशेषताएं ये सभी थी, ठीक है, कि लौह तकनीक का आयरन का ज्ञान था उनको, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट था, नगरीकरण हो रहा था यानी सिविलाइजेशन का विकास हो रहा था। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये रहा आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपको AAC 101 का 103 का भी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट मैं छोटी छोटी बातें जो अलग से बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? तो अश्वमेध यज्ञ 4 बार किसने किए? तो स्टूडेंट 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया प्रवर सेन प्रथम ने। प्रवर सेन ने 4 बार इसको किया था अश्वमेध यज्ञ। और जो ऑप्शन ए है ना पुष्यमित्र शुंग, इसने 2 बार किया था। इसने कितने बार किया था? 2 टाइम्स, 2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा एक बात और कि आप जो जिन स्टूडेंट का हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री है वो हमारे चैनल पे HIS 101 102 103 का भी वीडियो अपलोड है, उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। क्योंकि आपका ये पेपर मतलब एशियंट हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आते हैं और हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि शुरुआती जो पेपर्स होते हैं ना वो काफी सेम है फर्स्ट सेमेस्टर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो आप जाके इसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपके एडिशनल क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो स्टूडेंट जो 16 महाजनपदों की सूची है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ जिसको अंगुत्तर निकाय बोलते हैं, तो अंगुत्तर निकाय में छठवीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का जिक्र अंगुत्तर निकाय में हुआ है, जो बौद्ध एक ग्रंथ है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौशल राजधानी थी? कौशल किसकी राजधानी थी? तो स्टूडेंट कौशल जो थी, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल राजधानी नहीं थी, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब क्या सही नहीं है उसको भी देख लेते हैं। किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है कि मैचिंग कौन सा नहीं है। तो कपिल वस्तु शाक्य, पावा कोलीय, मिथिला विदेह और वैशाली लिच्छवी। तो लिच्छवी का वैशाली सही है, मिथिला का विदेह सही है, पावा का कोलीय नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये मेल जो है पावा कोली से संबंधित नहीं है, ये मेल गलत है स्टूडेंट। और जो है कपिल वस्तु शाक्य, ये भी आपका क्या हो जाता है? ये सही है। ठीक है, तो ये जो राजा सुद्धोधन की जो आप कह सकते हो जो कोली है, उत्तर उप भारतीय उपमहाद्वीप के सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं, जो प्राचीन काल में गौतम बुद्ध के समय नेपाल और की वर्तमान सीमा के निकट, भारत और नेपाल के वर्तमान सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते थे। और सुद्धोधन की जो बुआ का विवाह कोली राजा अंजन से हुआ था। ठीक है, उनकी बेटियां कौन थी? बेटियों में महामाया और महाजापति गौतमी, ठीक है, ये लोग थी जिनका विवाह सप्तऋषि के प्रमुख शुद्धोधन से हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये पावा कोली से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप सूर्यवंशी क्षत्रिय जो भारत और नेपाल के उस सीमा से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वत्सास्कार जो था वो मंत्री था। तो जो वत्सास्कार था स्टूडेंट वो मंत्री था अजात शत्रु का। ठीक है, ही वॉज मिनिस्टर ऑफ अजात शत्रु। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, और वो किसका मिनिस्टर था? अजात शत्रु का मिनिस्टर था।
7वां क्वेश्चन देखते हैं, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पे पहले किसने शासन किया? स्टूडेंट ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मगध पे पहले नंद वंश का शासन था, फिर नंद को हराया, धनानंद को हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो फिर मौर्य वंश का है नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्यों को हराने वाला क्या था? शुंग वंश। तो ठीक है, तो नंद, मौर्य और शुंग हो जाएगा सही आंसर। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, इन 3 वंश को आप अच्छे से देख के जाएंगे ना, तो आपके 80% क्वेश्चन इस तीनों वंश से संबंधित होंगे और आप बहुत ज्यादा सही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आप अच्छा स्कोर भी कर ले जाओगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली थी? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक प्रणाली चली रही थी, गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन भी चल रही थी और मोनार्कियल भी चल रहा था, कुलीन तंत्र यानी अरिस्टोक्रेटिक भी कहीं कहीं चल रहा था। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रणाली चल रही थी, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव, ये सब प्रणाली छठवीं शताब्दी में चल रही थी। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक और नाम क्या था? तो ये तो सारे लोगों को पता होगा, चाणक्य का एक नाम क्या है? चाणक्य का एक नाम कौटिल्य और एक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त दिया हुआ है, कौटिल्य दिया नहीं है, तो विष्णुगुप्त को लगा देंगे स्टूडेंट। आपको याद रखना है, चाणक्य जो चंद्रगुप्त का क्या था? मंत्री था, और इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की रचना की, जिसमें राज्य और राजाओं को राज्य का सिद्धांत दिया था कि राजा को कैसे एक राज्य को चलाना चाहिए और राजा का क्या कर्तव्य, सारी चीजें उसमें अर्थशास्त्र में जिक्र है। तो इसके जो लेखक थे वो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों व्यक्ति एक हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था स्टूडेंट्स। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत को लेके एक ऐसा कमेंट कर दिया था, जैसा कि आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो, तो मैंने आपको बताया था किसने कह दिया था अपने इस पुस्तक में, और वो प्रश्न पूछ लिया था, किसने कहा था भारतीयों को लेख इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था और लेखन कला का ज्ञान नहीं था, मतलब ये लोग अपना इतिहास नहीं लिखे रहते थे, जो बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। ठीक है, और मेगास्थनीज ने अपनी इस पुस्तक में इस बात का कमेंट्री यानी इस बात की टिप्पणी कर दी थी, जो बहुत ही गलत बात और बेबुनियाद बात साबित हुई। ये पूछा था तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, कुड़िक उपाधि थी, कुनिक की उपाधि किसको दी जाती थी? तो कुड़िक किसकी उपाधि थी स्टूडेंट? तो कुड़िक जो उपाधि थी वो अजात शत्रु की थी। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, कुड़िक उपाधि किसकी थी? अजात शत्रु की। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? यानी मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? हुई ऑथर ऑफ मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो जो मिलिंद पन्हो बुक थी स्टूडेंट, ये नागसेन की थी। किसकी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो बुक है वो किसकी है? नागसेन की है। ऑप्शन ए राइट, नागसेन। ठीक है, चलिए अगला, संघमित्रा किसकी पुत्री थी स्टूडेंट? ये क्वेश्चन पूछा, संघमित्रा वाज डॉटर ऑफ, तो ये अशोक की बेटी थी। किसकी बेटी? सी वाज डॉटर ऑफ अशोक। किसकी बेटी थी? इनका एक बेटा भी था महेंद्र, और इनकी एक पुत्री थी संघमित्रा, अशोक की एक और इन्होंने क्या किया था? अशोक ने अपनी बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष की शाखाएं और जड़ें लेकर भेजा था श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और वहीं से बोधि ट्री, भारत से जो जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, उस बोधि ट्री को श्रीलंका में स्थापित किया गया। ठीक है, जिसमें बाद में बोधि ट्री को नष्ट हो जाने के कारण, ये सारी बातें मैंने अपने, आप हिस्ट्री के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, और उसमें भी मैंने बताई हैं, तो उसको वहां से फिर लाके भारत में लगाया गया। ठीक है, अशोक, और शशांक ने क्या कर दिया था? बोधि ट्री को कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत में यवनों का आक्रमण का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में यवनों के आक्रमण का साक्ष्य गार्गी संहिता में मिलता है, महाभाष्य में भी मिलता है, और मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। तो ये सब में मिलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो द एविडेंस ऑफ ग्रीक इन्वेजन का जो है, ग्रीक का जो आक्रमण है, इन्वेजन का, वो इन सारी किताबों में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो स्लो लगेगा तो आप वीडियो फास्ट करके देख लेना, और अगर आपको स्टूडेंट वीडियो फास्ट लगता है तो अपने हिसाब से स्लो कर लेना। ठीक है, वो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन करा, हेलियोडोरस वॉज डिवोटी ऑफ, किसका भक्त था? यानी हेलियोडोरस किसका भक्त था? तो ये वसुदेव का भक्त था। किसका भक्त था? ही वॉज डिवोटी ऑफ गॉड वसुदेव। चलिए अगला क्वेश्चन, अमित्र घात मौर्य शासक की उपाधि थी, यानी कौन सा शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात स्टूडेंट था आपका जो था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार इन नोन एज। ठीक है, ये मौर्य शासक था बिंदुसार, इसको अमित्र घात का नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, राजा अजात शत्रु किस राजवंश से संबंधित था? तो राजा अजात शत्रु जो था वो आपका हर्यक वंश था। कौन से वंश से था? हर्यक वंश से था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्यक वंश।
अगला क्वेश्चन, जितने राइटरों के और जितने वंश के आ रहे हैं स्टूडेंट, इसके आप मल्टीपल क्वेश्चन अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके मल्टीपल अपने आप तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक क्या था? धनानंद था, ठीक है, घनानंद। और घनानंद को ही चंद्रगुप्त ने हरा दिया था, ठीक है, तो घनानंद। आप देख लीजिएगा चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट। अब ये सारे प्रश्न आपको देख के ही जाने होंगे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ये मैंने आपको पहले बताया, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा वही लगा दीजिएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के ये 3 नाम हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक 273 ईस्वी में मौर्य सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ? तो 273 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका अभिषेक 4 वर्ष बाद हुआ। तो 73 4 77 में 277 बीसी में इसका राज्याभिषेक बना, ठीक है। कौन सा शासक जैन था? तो स्टूडेंट इसमें से कौन सा शासक जैन था? तो जैन शासक था सर मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की इसने दीक्षा ले ली थी और ये जैन धर्म का शासक बन गया था। जैन धर्म मतलब अपना लिया था। शासक तो शासन करने के दौरान ये जैन नहीं था, ठीक है, इसने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनाया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो स्टूडेंट अंतिम मौर्य शासक की बात जब हम करते हैं तो ये बृहद्रथ का नाम आता है, ठीक है। तो वो कौन था? बृहद्रथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, सॉरी ये देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट, बृहद्रथ, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था स्टूडेंट? चाणक्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गणराज्यों का सभास्थल जाना जाता था। तो गणराज्यों के सभास्थल को किस नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट? तो गणराज्यों के सभास्थल को संघाराम के नाम से हम जानते हैं। संघाराम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणराज्यों के सभास्थल को संघाराम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्टूडेंट वीडियो आने में थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास आपका अच्छा पीडीएफ अवेलेबल नहीं था। हमने वीडियो तो कर दिया था, लेकिन वो पीडीएफ बहुत पुअर क्वालिटी का था और हमने आपके लिए इस वीडियो को दोबारा प्रिपेयर किया है, ठीक है। वो वीडियो को हमने डिलीट कर दिया क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी स्क्रीन पे और बहुत बेकार था, इसलिए हमने एक अच्छा पीडीएफ अरेंज किया, तब आपके लिए वीडियो किया है, तो उसमें समय लग गया है। तो स्टूडेंट जो चैनल पे हमारे स्टूडेंट नए हैं वो हमारे वीडियोस को स्टूडेंट आप शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसी से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए सारे पेपर्स का डिटेल एनालिसिस कराते हैं स्टूडेंट। और एक पेपर को करने में 5 घंटे से कम नहीं लगते हैं। एक स्टडी करनी होती है, फिर आपके लाना रहता है, वीडियो को एडिट करना रहता है, तो काफ़ी कुछ करना रहता है और आपके सपोर्ट और लाइक पे ही हमारा चैनल डिपेंड करता है स्टूडेंट। वरना हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता। हम खुद टीचर्स हैं, बहुत कीमती टाइम निकाल कर रात के 12 बजे 1 बजे शांत वातावरण में आपके लिए वीडियोस करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए ठीक है। और मैं इस पे यकीन भी नहीं करता हूँ कि बार-बार कहूँ कि आप शेयर करो, लाइक करो, वो तो फिर भी कहना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि वीडियो डाउन चले जाते हैं तो बड़ा अफ़सोस होता है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि समकालीन थे। अब पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। ये किसके समकालीन थे स्टूडेंट? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो स्टूडेंट जो था ये जो प्रश्न था, तो पतंजलि समकालीन थे। इसको ये पुष्यमित्र शुंग होगा और पुष्यमित्र शुंग ने कब से कब तक माना जाता है? माना जाता है 195 से लेके 142 ईसा पूर्व तक मतलब पतंजलि जो थे 195 से 120 ईसा पूर्व के, मतलब जो पुष्यमित्र का शुंग का शासन था 95 से 42 तक, 195 बीसी से 142 बीसी तक, तो उनके शासनकाल में माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य कब सेलुकस को कब पराजित किया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को, तो स्टूडेंट ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस निकेटर कौन था? ये जो सिकंदर था उसका ये सेनापति था, ठीक है। और इसने लड़ा था 305 और 303 ईसा पूर्व के बीच में, तो ठीक है। तो 305 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि 305 ईसा पूर्व में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसेनजीत राजा था। तो प्रसेनजीत कहाँ का राजा था स्टूडेंट? तो प्रसेनजीत जो था वो कौशल का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ कौशल, ठीक है, वो कौशल का राजा था। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न कर, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। तो स्टूडेंट दो बातें इसमें आपको बता दूंगा कि देखिए, पाली और प्राकृत में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। पाली भाषा में भी लिखे गए, प्राकृत में भी लिखे गए। पाली प्राकृत एक नहीं है, दोनों अलग अलग भाषा है। पाली में भी लिखी गई है, प्राकृत में भी लिखी गई है, ठीक है। और स्टूडेंट साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर लिपि पूछ देगा तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, लिपि ब्राह्मी है और भाषा पाली प्राकृत दोनों है, ठीक है।
अब इसके बाद स्टूडेंट आपको ये भी बता दूं कि ब्राह्मी लिपि को, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, और जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सफलता हासिल की थी, क्योंकि अभिषेक के अशोक के अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, और प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में भी सफलता हासिल की थी, और साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपको अवगत करा रहा हूं। अगला प्रश्न, किस किसने साओ नाओ शाओ की उपाधि धारण की? तो कौन से राजा ने साओ नाओ शाओ की उपाधि धारण की? स्टूडेंट ये एकदम अलग तरह का प्रश्न था, लेकिन इसका उत्तर है कनिष्क ने। किसने धारण की थी? कनिष्क ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि किसने साओ नाओ शाओ की उपाधि धारण की, तो कनिष्क वन ने साओ नाओ शाओ की उपाधि इसको धारण की थी। अगला प्रश्न, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी कौन था? ठीक है, तो ठीक है, तो चांदी और अन्य धातुओं का परीक्षक था, रंगमंच का प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक। तो ये जो रूप दर्शक था, ये क्या था? ये सिक्कों का परीक्षक, टकसाल जिसको आप कहते हैं, एग्जामिनर ऑफ कॉइन। तो टकसाल परीक्षक का भी टकसाल अधिकारी था। ये जो रूप दर्शक थे, ये क्या थे? टकसाल अधिकारी थे। टकसाल सिक्कों के परीक्षक होते हैं। ठीक है, तो रूप दर्शक क्या थे? सिक्कों के परीक्षक, जिनको टकसाल अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? ये हमने कर लिया था शाह शाह, और ये भी कर लिया था रूप दर्शक। अगला प्रश्न स्टूडेंट, अगला प्रश्न करा ना कि त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें मतलब महायान, जो बौद्ध धर्म की शाखाएं ना, महायान और थेरवाद, वज्रयान, महायान, ये संप्रदायों के मूल लोग इसको मानते हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक और जो है सुत्त जो है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब बौद्ध धर्म के से संबंधित ग्रंथ हो जाते हैं। तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो जाते हैं। स्टूडेंट इसको बौद्ध धर्म करिएगा आप, जैन धर्म के ग्रंथ नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हो गया, तो आपको भी स्टूडेंट हो ही सकता है। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो रामायण कौन सा सही नहीं? रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस तुलसीदास का है, इसमें दिया नहीं है लेकिन बता रहा हूँ आपको। तो रामायण वाल्मीकि सही है। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। अर्थशास्त्र पतंजलि की नहीं है। अर्थशास्त्र किसकी है? मैंने बताया कौटिल्य की है। देख रहे हैं, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको बस चंद्रगुप्त, और 4 क्वेश्चन तो आपको कौटिल्य पे ही मिल गए हैं, यानी चाणक्य पे ही मिल गए। तो अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की, कौटिल्य की है। पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि की योग सूत्र है। और ठीक है, महाभाष्य योग सूत्र। अगला प्रश्न है वो पतंजलि की हो जाती है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा। बिंदुसार सेंट टू क्रश द रिबिलियन ऑफ तक्षशिला। तो तक्षशिला को विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। अशोक का स्तंभ, अशोक का जो है सारनाथ का स्तंभ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको अशोक में देख के जाने। अशोक भी एक बहुत महत्वपूर्ण राजा आपके कोर्स के लिए, इसको अच्छे से पढ़ के जाने की जरूरत है। किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए? ये पहले ही प्रश्न में बताया कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे शुंग शासक ने, और 4 किए थे जो थे वो प्रवर सेन ने। 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे प्रवर सेन ने, और 2 किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, 1 मिनट। तो अगला प्रश्न कर रहा है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं, और योग सूत्र के भी लेखक पतंजलि ही हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान दे देना है। अगला क्वेश्चन चरक संबंधित है, तो चरक चिकित्सा से, चरक सुश्रुत किससे? चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। महर्षि चरक चरक संहिता लिखा था इन्होंने। महर्षि चरक ने चरक संहिता, और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा था, और दोनों लोग चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शैल्य चिकित्सक माने जाते हैं प्रथम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था? यानी किसने बहुत धर्म से, उत्साह से, बहुत मतलब शैव मतलब शिव को मानने वाला था। शैव धर्म जो होता है ना शाखा, जैसे अब वैष्णव, शैव, तो शैव को मानने वाला कौन था? तो स्टूडेंट शैव धर्म को का उत्साही अनुयायी कौन था? कनिष्क था। ठीक है, सॉरी, कनिष्क का पिता विम, जो हमारा लिखा है ना विम कैडफिसेस, तो विम कैडफिसेस, जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये किसका था? कनिष्क का पिता। यही जो था ये शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था। ठीक है, विम कैडफिसेस जो था शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था। ये किसका पिता था? कनिष्क का पिता था। ठीक है, आपको इसको अच्छे से तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित को लिखा है, जो कह रहा है बुद्ध, तो अश्वघोष ने। ठीक है, बुद्ध चरित को लिखने वाला कौन है? अश्वघोष।
अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य था? तो गणराज्य क्या था? शाक्य। ठीक है, गणराज्य क्या था? शाक्य। शाक्य एक गणराज्य था। ठीक है, रिपब्लिकन स्टेट की बात किया तो शाक्य है। और जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि अलेक्जेंडर डाइट एट, तो अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगला प्रश्न पूछ रहा है अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। ठीक है, जब वो लौट रहा था तो वो अपने देश भी नहीं पहुंच पाया, उसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? बेबीलोन में। इसको कहा ही जाता है कि एक ऐसा शासक पैदा कहीं और हुआ, मरा कहीं और, दफनाया कहीं और गया। ठीक है स्टूडेंट, सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है यूनानी था और 356 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक मैसोडोनिया भी जिसको कहते हैं कि मकदूनिया या मेसोडोनिया ग्रीक प्रशासक था। ठीक है, ये तो और मैसेडोनिया जो ग्रीक का एक एरिया है वहाँ का प्रशासक था। ठीक है, कुशल और यशस्वी सेनापति माना जाता है और मतलब ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जूदिया और भारत में पंजाब के प्रदेश तक विजय प्राप्त कर ली थी। माना जाता था कि कभी हारा नहीं था। ठीक है, तो पोरस से इसको टक्कर मिलने की बात इतिहास में सामने आती है। ठीक है, और सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था। ये भी आपको बातें याद रखनी है। चूंकि स्टूडेंट सिकंदर आपके कोर्स में है तो आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब जो था पोरस से जो पुरु था, पोरस से इसकी लड़ाई कब हुई थी और किस नदी के तट पे हुई थी? तो आपको याद रखना है कि पोरस से इसकी लड़ाई पुरुषली झेलम नदी, ठीक है, जो पुरुषली पुरुषली किताब में आता है जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी का एक नाम है, पुरुषली नदी के तट पे लड़ा गया था। और माना जाता है कि कई लोग मानते हैं कि उसमें जो है कि पोरस की हार हुई। भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि पोरस जीत गया था और संधि हो गई थी दोनों के मध्य। ठीक है, तो अलग अलग जो इतिहासकार है उनका अलग अलग इसमें मानना है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई डाउट होगा हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। या वहाँ पे आपको DDU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। आपके सारे डाउट्स को स्टूडेंट हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। और नया नया जो वीडियो रहेगा वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे स्टूडेंट्स।